नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार अति आवश्यक है। रोजगार कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो कि सरकारी नौकरियां देकर के और आपको रोजगार प्रदान कर सके। दूसरा कि सरकार जहां-जहां भी जिनकी सरकारें हैं, वह उस राज्य में चाहे वो किसी भी प्रकार से, किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट करवा करके निजी तौर पर प्राइवेट कंपनियों को बुला करके अलग-अलग फैक्ट्रियाँ खोल करके और उसमें जो है निजी तौर पर वह रोज़गार मुहैया करवा सकता है। बहुत ऐसे आज भी राज्य हैं जहाँ पे कंपनियाँ नहीं हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, वहाँ पे जो बिज़नेसमैन हैं वो इन्वेस्ट करने नहीं जा रहे हैं। हो सकता है वहाँ पे सरकार की नीतियों में कुछ खामियाँ हों या फिर आमंत्रित ही नहीं किया जा रहा हो या इस ओर ध्यान ही नहीं आकर्षित किया जा रहा हो कि उनके राज्य में इन्वेस्टमेंट हो, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन आए, कंपनियाँ स्थापित करें, फैक्ट्रियाँ लगाएँ और उसमें उनके राज्य के बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिल सके। तो तीसरी जो बात है, ये तो 2 हो गया आपको सरकार के स्तर पर। सरकार सरकारी नौकरियाँ देकर के रोज़गार मुहैया करा सकती है। सरकार अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट करवा करके फैक्ट्रियाँ और कंपनियाँ स्थापित करवा करके और उसमें जो है निजी तौर पर रोज़गार मुहैया करवा सकती हैं, अवसर का रास्ता जो है वो प्रदान कर सकती हैं। तीसरा जो है वह आप स्वयं जो है कोई न कोई छोटा हो या बड़ा हो, आप जिस भी कार्य में निपुण हो, जिस भी माध्यम से आप उस कार्य को करना चाहें, उस प्रकार से आप आत्मनिर्भर होकर के भी आप रोज़गार कर सकते हैं। तो ये हो गए 3 प्रकार से आपके हाथों में रोज़गार आ सकता है। कोई किसान है, वो किसानी कर रहा है। तो किसानी कर रहा है तो उसके किसानों के द्वारा जो उपज अनाज है उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। एमएसपी पिछले 10 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व उन्होंने ही जो है एमएसपी का आवाज़ उठाया था, लेकिन बार-बार आंदोलन करने के बाद किसानों को मौत दी जा रही है, एमएसपी नहीं दी जा रही है। तो ये हो गई। उसके बाद जो मज़दूर हैं, मज़दूरों का उचित मूल्य मिलना चाहिए, उचित उनका दिहाड़ी मिलना चाहिए। आज मनरेगा में जो मज़दूर मज़दूरी कर रहे हैं, उनको 200 कुछ रुपए जो है मज़दूरी है। तो यह किसी भी प्रकार से जो है गैर मानवीय है। एक व्यक्ति जो मनरेगा में काम कर रहा है उसको सरकारी जो दिहाड़ी है वह 200 के आस-पास है, 205, 208 या 214 रुपए ऐसे कुछ है। तो 210 रुपए, 215 रुपए कमा कर के कोई दिन भर का खर्चा जो है अपने 5 परिवार का भी 5 सदस्य का भी परिवार है तो नहीं चला पाएगा। अकेला खर्चा नहीं चल पाएगा, 200 रुपए डेली कमाएगा। डेली मनरेगा में काम भी 100 दिन काम का गारंटी है तो 100 दिन से अत्यधिक काम सरकार देती नहीं है। अब 100 दिन 2-200 रुपया कमा करके और 365 दिन खर्चा एक व्यक्ति अकेला भी नहीं चला सकता है। इसी प्रकार से कई अन्य जो हैं, जहाँ पे मज़दूरों को काफ़ी कठिनाइयों और समस्या का सामना करना पड़ता है, उनका उस प्रकार से उचित उनको दिहाड़ी या मानदेय नहीं मिलता है कि वह स्वयं का और उनके ऊपर जितने निर्भर हैं, उन सभी का खर्च जो है डेली का वहन कर सकते हैं। पोषक अ, पोषक तत्व से परिपूर्ण भोजन वो ग्रहण कर सकते हैं, अच्छे कपड़ा पहन सकते हैं। जब बीमार पड़े तो तुरंत उनको इलाज मिल सकता है, दवा ले सकते हैं। उनके बच्चे अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी पूर्ण नहीं कर पाता है एक दिहाड़ी मज़दूर जो होता है। उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी अब जो है सबसे बड़ा जो उम्मीद और आशा पढ़े-लिखे जो नौजवान युवा साथी हैं बेरोज़गारी का आलम जो झेल रहे हैं, उनका सरकार से होता है। अब सरकार उनके लिए क्या करने वाली है, इसका प्री प्लान्ड सरकार के पास होता है। जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव के समय सभी पार्टियाँ, सभी राजनीतिक दल जो होते हैं अपना मैनिफेस्टो लाते हैं। मैनिफेस्टो लिखित रूप से उनकी घोषणा होती है कि वो आने वाले 5 साल में क्या करेंगे यदि उन्हें सत्ता मिलती है तो, और उनकी जवाबदेही हो जाती है। अब जो चीज़ किसी पार्टी के, किसी दल के मैनिफेस्टो में सम्मिलित ही नहीं है और वह सरकार में आ जाता है, तो फिर उसमें आप जो है सवाल करेंगे तो उसकी जवाबदेही जो है नहीं बनेगी, इसलिए कि उसने मैनिफेस्टो में लिखा ही नहीं था और आपने मैनिफेस्टो देख कर के वोट दिया। तो अब किसी राजनीतिक दल या पार्टी के मैनिफेस्टो में रोज़गार की बात नहीं है, सरकारी नौकरी की बात नहीं है, किसानों के हित की बात नहीं है, महिला सुरक्षा की बात नहीं है, मज़दूरों के दहाड़ी मानदेय की वृद्धि की बात नहीं है, महँगाई कम करने की बात नहीं है। किसी के मैनिफेस्टो में यदि एमएसपी की बात नहीं है, किसानों के आय वृद्धि की बात नहीं है, तो अब वो सत्ता में आ जाता है। अब उसके उपरांत आप क्या करेंगे? सिर्फ़ सड़कों से सदनों तक जो है चिल्ला-चिल्ली होगा, हो-हंगामा होगा, लेकिन उसकी जवाबदेही नहीं उस सरकार को होगी इसलिए कि मैनिफेस्टो में उसने वो बातें लिखी ही नहीं थी, जो आपको चाहिए था। और आपने
उसके गोल-मोल बातों में आकर के उसे सत्ता में बैठा दिया। तो अब जो मैनिफेस्टो में उसका लिखा था, वो कर रहा है, तो फिर आपको आपत्ति क्या है? क्योंकि आपने लिखित तौर पर उसने आपके समक्ष जो है लाया कि वो जब सत्ता में आएँगे तो क्या-क्या वो करेंगे। और उसी के आधार पर आपने वोट दिया। अब वोट दिया उसके बाद आप जिस राजनीतिक दल या पार्टी के मैनिफेस्टो में जो चीज़ नहीं है, जैसे जो कहा ही नहीं कि सरकारी नौकरी देंगे, अब उसको सत्ता में आप बैठा करके बोलेंगे सरकारी नौकरी दो, तो मैनिफेस्टो दिखाएगा भाई देख लो, मैंने तो कभी घोषणा ही नहीं किया कि सरकारी नौकरी हम दे पाएँगे, है ना? आप किसान आंदोलन करेंगे कि हमें एमएसपी दो, तो वो सरकार मैनिफेस्टो दिखाएगी कि हमने किसानों के को मैनिफेस्टो देने का बात ही नहीं किया। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो गया, अत्याचार होगा, बलात्कार होगा, उनको अर्धनग्न करके नग्न करके जब घुमाया जाएगा, तो महिलाएँ हो हल्ला करेंगे कि महिलाओं को सुरक्षा दो। वो मैनिफेस्टो दिखाएगा कि हमने कहा ही नहीं कि हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। मज़दूरों का दहाड़ी मानदेय वृद्धि का बात होगा, तो वो कहेगा हम मज़दूरों के लिए कुछ मैनिफेस्टो में हमने लिखा ही नहीं कि आपको दे सकें हम। तो इस प्रकार से आप कुछ भी माँगेंगे उसका मैनिफेस्टो में नहीं होगा। तो अब सरकार को चाहिए या फिर जो भी राजनीतिक दल या पार्टियाँ हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, सभी अपनी-अपनी मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरी देने का सिर्फ वादा ही नहीं, बल्कि वे भर्ती कैलेंडर जो है वो जारी करें। चाहे वो जिस भी राज्य का जहाँ की भी सरकारें हों, जिस भी अलायंस के साथ हों। मान लिए 2 ही अलायंस जो है चुनाव लड़ रही है। एक है एनडीए गठबंधन, दूसरा है इंडिया गठबंधन। अब एनडीए या इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो सब अपना जो है व्यक्तिगत तौर पर भी, व्यक्तिगत कहने का मतलब है अपने पार्टी स्तर पर भी वो मैनिफेस्टो ला करके और जनता के बीच में वो जा सकते हैं कि हाँ, जब उनकी पार्टी का सरकार, उनके गठबंधन का सरकार बनेगा, तो अपने सरकार से ये काम करवाएँगे। अपने राज्य में या अपने क्षेत्र में या जहाँ भी पूरे भारतवर्ष में ये काम करने के लिए वो दबाव बनाएँगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब इसमें कोई इस ओर आकर्षित है, कार्य कर रहा है इस प्रकार से, तो उसको भी अब जो है गालियाँ खानी पड़ रही हैं। लेकिन अब आप हम सभी शिक्षित हैं। अब जिसका लिखित रूप से जो घोषणा दे रहा है, उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। साथ ही जितने भी आयोग और विभाग हैं, जो भर्ती एजेंसियां हैं, जो भर्ती प्राधिकार हैं, भर्ती परिषद हैं, भर्ती काउंसिल हैं, उन सभी को भी कैलेंडर जारी करना चाहिए प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर का। चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कहीं का भी किसी भी राज्य का पीसीएस हो, उसके बाद एसएससी हो, रेलवे का हो, बिहार पुलिस का, पुलिस कांस्टेबल चाहे बिहार पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, कहीं का भी हो, आर्मी भर्ती हो, अलग-अलग भर्ती एजेंसियां हैं, आयोग हैं, सभी को 1 साल के अंदर कब-कब कौन-सी पोस्ट हेतु भर्ती निकलेगी, कब परीक्षा होगा, कब जॉइनिंग होगा, कब क्या होगा, वो सारे जो है निकालने चाहिए। तो इसमें बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा जो है पूरे वर्ष भर का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें आप देखेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 जो रद्द हुआ है, तो वो एग्ज़ाम आपका होगा 10 जून 2024 से 12 जून 2024। आपका मतगणना हो जाएंगे 4 जून को। उसके बाद तुरंत जो है 1 हफ्ते के बाद जो है परीक्षा प्रारंभ हो जाएंगे। री एग्ज़ाम जो टीचर वाला कैंसिल हुआ है। अब टीचर वाला कैंसिल हुआ उसका तो घोषणा हो गया, लेकिन बिहार कांस्टेबल पुलिस का इससे 6 महीना 8 महीना पूर्व जो है रद्द हुए हैं। अब उसका घोषणा अब तक नहीं हुए हैं, उसकी भी घोषणा होनी चाहिए। तो जो केंद्रीय भर्ती परिषद पुलिस कांस्टेबल है, उसको जो है तिथि घोषित करनी चाहिए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम कब होगा। यूपी में कई परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उसका री एग्ज़ाम कब होगा। तो जहाँ भी जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उसका री एग्ज़ाम कब होगा, वो अपना जो भी प्राधिकार है उसको करना चाहिए। और फ्रेश जो रिक्वायरमेंट होगा, जो अगस्त में होना था बीपीएससी टीआरई, वह भी होगा, वह 24 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा। 24 अगस्त 2024 से वो प्रारंभ हो जाएगा और 24 सितंबर 2024 को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। जो पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, प्राधिकारी लेवल का बीपीएससी का, वो 30 सितंबर को होंगे। वो अतुल प्रसाद ने ही घोषित करके वो चले गए हैं, तो उसी आधार पर होंगे। उसके बाद आपका जो हेड टीचर का, प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा है, वह 13 जून 2024 को होंगे। 10 से 12 जून तक जो है टीचर का होना है, 13 जून को हेड टीचर का हो जाएगा और हेडमास्टर की जो बहाली है वह आपका हो जाएगा 14 को, यानी लगातार 10 से 12 टीचर का, 13 को हेड टीचर का और 14 को हेडमास्टर की जो है परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद अलग अलग भर्तियों के लिए भी अलग अलग जो है तिथियां घोषित हैं। पूरे 1 वर्ष का जो है वो तिथि इसमें घोषित किया जा चुका है। उसके बाद जो इंडी गठबंधन है, उसके मुख्य जो घटक दल हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो में 30 लाख सरकारी नौकरी देने की उसने घोषणा की है। 30 लाख। तो उस हेतु उसने कैलेंडर भी जारी कर दिया है कि सत्ता में आने के बाद 1 साल के अंदर
सभी 30 लाख जो उसने वादे किए हैं सरकारी नौकरी देने का, उसकी कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी रिक्तियाँ हैं और उसे कब कब जो है भरा जाएगा, ये इन्होंने जारी कर दिया है। जैसे केंद्रीय मंत्रालय और विभाग में है 9,10,153 रिक्ति है। 24/6/2024 को विज्ञापन जारी होगा और 30/10/2024 को परीक्षा हो जाएगा। 3/12/2024 तक नियुक्ति हो जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक अनुमानित जो है 2 लाख रिक्तियां हैं। 26/6/2024 को विज्ञापन, 30/10/2024 को परीक्षा, 3/12/2024 को नियुक्ति। हालांकि जितने भी हैं 30/10/2024, 30/10/2024 परीक्षा और जो नियुक्ति की तिथि है वो लगभग सेम है, लगभग का सभी का सेम है ना, कि 10वीं महीना में परीक्षा लेना है और 12वीं महीना में सबको नियुक्ति दे देनी है, ये तय है। विज्ञापन का जो तिथि है वो जून माह में ही, 1-2 दिन आगे पीछे है, सभी का जून माह में ही है। लेकिन अब अलग अलग विभागों में जो भर्तियां हैं उसको आप जान लें। स्वास्थ्य व्यक्तिक 1,68,480, आंगनबाड़ी 1,76,057, केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालय 16,329, प्राथमिक विद्यालय राज्य 8,37,592 पूरे राज्यों में, केंद्रीय नहीं राज्यों की बात की जा रही है। जो 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ की बात की जा रही है। प्राथमिक विद्यालय राज्य का मैंने बताया 8,37,000, केंद्रीय विद्यालय में 18,647, IIT, IIIT, IIM, NIT 16,687, एनी केंद्रीय शैक्षिक संस्थान 1,662, भारतीय सेना 1,07,505, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 91,929, राज्य पुलिस 5,31,737, सुप्रीम कोर्ट में 4, उच्च न्यायालय में 419, अधीनस्थ न्यायालय में 4,929। तो इस प्रकार के जो आंकड़े पेश किए गए हैं, रिक्तियां जो बताई गई हैं अलग अलग विभागों में, तो अब राउंड फिगर में सभी नहीं है कि बता दिया गया अनुमानित, कहीं ना कहीं एग्जैक्ट फिगर की ओर यह संकेत करता है। यह जो एग्जाम कैलेंडर, जो भर्ती कैलेंडर निकाला गया है, तो इस पर भरोसा इसलिए किया जा सकता है कि काफ़ी जो है अवलोकन के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है इस प्रकार के कैलेंडर जारी किए गए हैं। अब इस प्रकार के कैलेंडर सभी को जारी करने चाहिए, सभी पार्टियों को जारी करने चाहिए, ताकि जनता का भरोसा उस पर हो सके कि वह सरकार में आए तो उसकी जवाबदेही बने और मीडिया या विपक्ष या फिर आम जनता सवाल कर सके कि आपने लिखित रूप से ये आपने घोषणाएं की थी, बजाबते आपने तिथिवार घोषणा की थी, इस वजह अब तिथि वो निकल चुकी है, अब हमको जवाब दीजिए। तो जवाब देना पड़ेगा ना, वो नानुकुर करके तो निकल नहीं सकता, गोलमोल या करके तो निकल नहीं सकता है। लेकिन जो लिखित रूप से घोषणा ही नहीं कर रहा है, जो 5-6 जो हमारी मुख्य मुद्दा है हमारे देश का, बेरोजगारी, किसान, महंगाई, महिला सुरक्षा और मजदूरों का दिहाड़ी, तो ये 5 जो मूल जो आवश्यकताएं हैं, उसके बाद यदि हम देखें तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ये जो है तो दोनों तरफ से लगभग आप जाएंगे तो एक ही उसका हल है कि जितना अधिक से अधिक जो है रोजगार की रास्ता खोल दिए जाए, चाहे वो रोजगार की रास्ता जिस भी प्रकार से हो, सरकारी नौकरी हो, निजी जो है बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट करवा करके वहाँ रोजगार का अवसर प्रशस्त किया जाए, या फिर प्रोत्साहित किया जाए लोगों को व्यक्तिगत तौर पर उन्हें कोई बिजनेस व्यवसाय करने के लिए, उन्हें उनके लिए जो है आर्थिक रूप से मदद की जाए। तो तीनों प्रकार से रोजगार के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए, तभी जा करके भारत जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो पाएगा। और जो इतना बड़ा खाई उत्पन्न हो चुका है गरीबी अमीरी के बीच, तो उसको जो है समतलीकरण करने का जो है एक मार्ग खुल पाएगा। तो हम सभी से उम्मीद करते हैं, सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल, कि वो जो है अभी चुनाव चल रहे हैं, वो अपने अपने मैनिफेस्टो में इस प्रकार की बातें करें, ताकि वो सरकार में आए तो हम जो है उनसे सवाल जवाब कर सकें और उनकी जवाबदाही जो है वो बन सके। तो यह मुख्य जो है बातें हैं, जिस ओर आप सभी नवयुवा साथियों को, बेरोजगार हमारे जो भी साथीगण हैं, उन्हें अपना हौसला रखते हुए और उन्हीं को आप वोट दें, उन्हीं को आप चुनें जो आपके लिए लिखित रूप से घोषणाएं कर रही हैं, गोल मटोल बातें नहीं कर रही हैं। क्योंकि आपको अपना जीवन जीने के लिए एक आधार चाहिए, और वो आधार है आपका रोजगार। उसके लिए आप कहीं भी, ठीक है, हमारी आपकी जो आस्थाएं जुड़ी हैं उसका भी संरक्षण होने चाहिए, वो अलग बात है। और उसके संरक्षण के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि अलग अलग जो आस्था से जुड़े हुए जो भी संप्रदाय है, धर्म है, उनका अपना संघ संगठन है, तो वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकार का मुख्य जिम्मेदारी है रोजगार मुहैया कराना, महिला को सुरक्षा प्रदान करना, किसानों की आय वृद्धि करना, मजदूरों की आय वृद्धि करना, महंगाई कंट्रोल करना। तो इस प्रकार से जो जिसका काम है वो अपना कार्य करें, और उसी को देखते हुए हम और आप जो है लोकतांत्रिक जो हमारा अधिकार है, मताधिकार, उसका प्रयोग करें और अच्छा जो है सरकार चुन करके पढ़े लिखे लोगों को बैठाएं, ताकि
हमारी आपकी समस्याओं को सुन सके और वह उसका उचित जवाब दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।